जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेके आई हूँ कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए। इसमें शौर्य एवं देश प्रेम से लेकर विविधा 2 तक सभी प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम में यही प्रश्न आएंगे, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं आएगा। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अभी थोड़ी-सी मैं व्यस्त हूँ, इस कारण जो मेरे वीडियो है आप तक नियमित रूप से नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसका मुझे खेद भी है। मगर प्रयास करूँगी कि कुछ समय उपरांत मैं नियमित रूप से आप तक वीडियो पहुँचाऊँ। मगर प्लीज़ अभी मैं थोड़ी-सी व्यस्त हूँ, इस कारण आप लोगों को तक मेरे वीडियो नहीं पहुँच पा रहे। इसका मुझे दुःख अवश्य है। प्रयास करूँगी बिल्कुल कि समय पर आपके सारे वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज हल करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 को, जो कि पद्य खंड पर आधारित है। और इसमें सारे जो प्रश्न आज मैंने लिए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये आवश्यक नहीं है कि यह जो आप केवल 12th क्लास के एग्ज़ाम के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन परिचय से जो प्रश्न मैंने लिए हैं, वो यदि आप भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा भी देते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है। और 12th के एग्ज़ाम के बाद भी इसे ज़रूर ध्यान रखना है। और यदि आप ध्यान नहीं रख सकते हैं तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट करके आप एक नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो चलिए आज देखते हैं और करते हैं हल इस प्रैक्टिस सेट को। पहला जो मैंने प्रश्न लिया है वह है शौर्य एवं देश प्रेम से। प्रश्न देख लीजिए। श्री कृष्ण सरल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जवाब है 9 जून 1921 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर में। अगला प्रश्न है, कवि सरल ने राष्ट्र के श्रृंगार किसे माना है? जवाब होगा नवयुवकों को। अगला प्रश्न है, नींव के पत्थर से कवि का क्या तात्पर्य है? जवाब है वीर शहीदों से। अगला प्रश्न है, किस धरोहर को यह हाथ से नहीं है, हाथ से है। ठीक है। किस धरोहर को हाथ से न जाने की बात कही गई है? जवाब होगा स्वतंत्रता को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि देश के सम्मान पर कौन सी घटा छाने न देने की बात कर रहे हैं? जवाब होगा काली घटा। अगला प्रश्न देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न है। और मैंने पहले भी जो 2 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं उसमें मैंने बिल्कुल आपसे कहा है कि मैं केवल अति लघु उत्तरी प्रश्नों के आपको जवाब दूंगी। लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के जवाब मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने कविता को आपको समझाया है। और यदि आपने बेहतर ढंग से समझा है तो आपसे प्रश्न बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। और यदि नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बोलिए, मैं ज़रूर आपको इन प्रश्नों का हल जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारतीय युवकों का क्रोध किस प्रकार बताया गया है? आपने कविता पढ़ी है, समझी है, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न है, वतन के लाडलों से क्या अपेक्षा की गई है? चलिए अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, कवि नवीन ने भारतीय युवकों को काल के भी काल क्यों कहा है? अगला प्रश्न है, कवि सरल ने युवकों का आह्वान किस हेतु किया है? आप देख लीजिएगा, ये जो काल के भी काल जो प्रश्न है सिलेबस से निकल चुकी है ये कविता। तो इस प्रश्न को आप नहीं देखेंगे। ये जो दूसरा प्रश्न है दीर्घ उत्तरी का, कवि सरल ने युवकों का आह्वान किस हेतु किया है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यह जो प्रश्न है ये सिलेबस में समाहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सामाजिक समरसता से, तुलसीदास के ऊपर है यह जो प्रश्न है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा
देंगे तो आपके लिए ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और मैं बार-बार आप लोगों से यही कहती हूँ कि यदि कोई भी आपके सगे-संबंधी, आपके मित्र या पड़ोसी कोई यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें स्क्रीनशॉट इन जीवन परिचय का ज़रूर भेजिए, क्योंकि यह जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में सवाल किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न। तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जवाब है संवत 1589 के आसपास बांदा जिले के राजापुर गांव में। अगला प्रश्न है तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? जवाब होगा पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। याद रखिएगा, आत्माराम दुबे था उनके पिता का नाम। ठीक है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? इसका जवाब है नरहरिदास। अगला प्रश्न है तुलसीदास के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है? तो जवाब होगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न है तुलसीदास द्वारा रचित रचना का नाम लिखिए। जवाब है दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, रामलला नहचू, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास की साहित्य भाषा क्या है? जवाब होगा अवधी और ब्रज। अगला प्रश्न है केवट के अनुसार पगधुरी का क्या प्रभाव है? तो जवाब होगा पगधुरी का प्रभाव महान है। अगला प्रश्न है केवट की जीविका का एकमात्र साधन क्या था? जवाब होगा नाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केवट के किन वचनों को सुनकर प्रभु को हंसी आ गई? लघु उत्तरी प्रश्न है। यदि आपने कविता को ध्यान से पढ़ा है तो आपसे आसानी से इसका जवाब बन जाएगा। देख लीजिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न। राम को पार उतारने के लिए केवट ने कौन सी शर्त रखी है और क्यों? यदि आपने इसे भी अगर आपने कविता को यदि पढ़ा है तो आपसे आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न है रामचंद्र जी का भाव समझकर केवट ने क्या क्या उपक्रम किए? जो अंतिम वाला जो पद है केवट प्रसंग का, उसमें इसका जवाब बिल्कुल दिया हुआ है और बड़ा ही आसान सा जवाब है। कविता को यदि आपने समझा है तो आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त को किस रूप में जाना जाता है? जवाब होगा राष्ट्र कवि के रूप में, या इस तरह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ? जवाब होगा चिरगांव जिला झांसी में सन 1986 में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, बार बार एग्जाम में ये रचनाएं पूछी जाती, खास तौर पर इनके महाकाव्य एवं खंड काव्य तो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए जवाब होगा महाकाव्य इनका साकेत है, खंड काव्य इन्होंने लिखा है जयद्रथ वध है, पंचवटी है, यशोधरा है, नहुस है और द्वापर है। अगला प्रश्न माफ कीजिए, साथ ही इन्होंने काव्य संग्रह भी लिखा है, वह है भारत भारती है, किसान है, पृथ्वीपुत्र है, प्रदक्षिणा है, झंकार है, गुरुकुल है, वैतालिक है। साथ ही पद्य रूपक भी लिखा है, इसमें है अनद है, चंद्रहास है, तिलोत्तमा है, मेघनाथ है, वध और स्वप्न वासव दत्ता, ये इनके पद्य रूपक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा गुप्त जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जवाब होगा पद्म भूषण के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस रचना के लिए गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? जवाब होगा साकेत महाकाव्य के लिए। यह जो प्रश्न है साकेत महाकाव्य के लिए कौन सा पुरस्कार या पारितोषिक प्रदान किया गया, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है और एग्जाम में भी
आया है ये प्रश्न, तो इसीलिए आपको ध्यान से इसे पढ़ना और समझना है। अगला प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार हमें अशिक्षित और असभ्य बताने वाले कौन लोग हैं? तो जवाब होगा अज्ञ या जो पक्षपाती है। अगला प्रश्न है, सभी देश हमारे यहाँ किस प्रयोजन से आते हैं? तो जवाब होगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लघु उत्तरी प्रश्न है, प्राचीनता की खोज बढ़ने पर हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आपने कविता को पढ़ा है, जो जो हमारी प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, तो ये आपको बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। अगला है, भारत की सभ्यता के विकास को कौन लोग स्वीकार नहीं करते और क्यों? आपने यदि पहला ही वाला जो पद अच्छे से समझा है, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। अगला और लघु उत्तरी का अंतिम प्रश्न है, सुरलोक में देवतागण किसका वंदन करते? यदि आपने यह जो महत्ता कविता है, इसका अंतिम वाला यदि पद पढ़ा है और समझा है, तो आपसे बिल्कुल इसका आसान सा जवाब बन जाएगा आपसे। अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, महत्ता कविता में भारतवर्ष की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तो पहले पद से लेकर अंतिम पद तक भारत की जो विशेषताओं का वर्णन किया गया है, आप या तो उसे एक के बाद एक वाक्यों के रूप में लिख सकते हैं, या फिर आप पॉइंट बना बना कर भी इसे लिख सकते हैं। आपको जो उचित लगे, दोनों ही स्थिति में जो आंसर होगा, जो आपका उत्तर होगा, वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवन दर्शन से, देख लेते हैं। शिवमंगल सिंह जी का, सुमन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जवाब होगा सन 1915 में उन्नाव उत्तर प्रदेश के झगरपुर नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुमन जी की प्रमुख रचना कौन सी है? जवाब है हिलोल, जीवन के गान, सृजन, मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय, पर आंखें नहीं भरी, विश्वास बढ़ता ही गया। अगला प्रश्न देखिए, सुमन जी की रचनाओं में किस तरह के समाज की कामना निहित है? जवाब होगा वर्गहीन समाज की। अगला प्रश्न है, सुमन जी को किस तरह का कवि माना जाता है? जवाब होगा आस्था तथा विश्वास का। अगला प्रश्न है, जगती के मधुबन में पुराने साथी कौन कौन हैं? जवाब होगा फूल और मालिन। अगला प्रश्न देखिए, फूल और मालिन दोनों कब मुरझा जाएंगे? जवाब होगा मधुवर्षण करने के बाद। लघु उत्तरी प्रश्न देख लीजिए, हृदय तुम्हारा साही मेरा, इसको यूं न मरोड़ो, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यदि आपने कविता को समझा है, तो आपसे आसानी से इसका अर्थ बन जाएगा। फूल मालिन से न तोड़ने की प्रार्थना क्यों कर रहा है? दोनों यह जो प्रश्न है, पहला वाला प्रश्न और दूसरा वाला जो प्रश्न है, दोनों के जवाब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यदि आपने कविता को पढ़ा है, तो बिल्कुल ही आसानी से आपसे बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विघ्न बाधाएं कब मार्ग छोड़ती है? जवाब होगा जब नव युवक या वीर सिपाही विजय पथ पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बन उन्नीसा पंक्ति के माध्यम से कवि किसके समान बनने की बात कर रहे हैं? तो जवाब होगा सिपाही के समान। अगला प्रश्न है, कवि किस बात की शपथ की याद दिलाता है? तो जवाब होगा विजय पथ से एक पग भी पीछे ना हटने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न है, पुरानी धरती से कवि का क्या आशय है? आपने यदि कविता को समझा है, तो बिल्कुल आसानी से आपसे अर्थ माफ कीजिए, इसका जो जवाब है वो बिल्कुल बन जाएगा। अगला प्रश्न है, त्यागमय इतिहास कहकर कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहता है? साथ ही अगला प्रश्न है, विजय कब सुनिश्चित होती है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं, विजय किसके चरणों में लौटती है और क्यों? अगला प्रश्न है, विश्व कब झुकता है? उसे झुकाने का सामर्थ्य किस में होता है? और तीसरा जो प्रश्न है वो है, सृष्टि का चित्र नाश की पटभूमिका पर अंकित करने की बात कवि क्यों कर रहा है?
यदि आपने इस कविता को समझा है बड़ सिपाही को, तो आपसे आसानी से इन सारे सवालों के जवाब बिल्कुल ही बन जाएंगे। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे जो प्रश्न है वो विविधा 2 से लिया गया है, क्योंकि विविधा जो 1 है वो तो सिलेबस से हटा दिया गया है। तो देख लेते हैं विविधा 2। कवि वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? जवाब होगा दिसंबर 1927 को ग्वालियर में। अगला प्रश्न है मिश्र जी की प्रमुख रचनाओं के नाम। तो जवाब है गीतम, मधुवंती, गीत पंचम, उत्सव गीतों की लाश पर, वाणी के कर्णधार, धरती, गीतांबर, शांति गंधर्व आदि। अगला प्रश्न है वीरेंद्र मिश्र किस काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं? जवाब होगा नवगीत परंपरा के। अगला प्रश्न है सांझ सकारे भारत माता की आरती कौन करता है? जवाब होगा सूरज और चंद्रमा। अगला प्रश्न है कवि ने भारत माता की जय जयकार का आह्वान किससे किया है? जवाब होगा ग्रह नक्षत्रों से। अगला प्रश्न है झुलसती धरा के लिए कवि किस दान की आवश्यकता है? तो आपको जवाब पता होना जाना चाहिए, क्या है? सावन की। अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न है कवि मिश्र ने प्रकृति के उपादान से भारत माता के लिए क्या क्या करने को कहा है? अगला प्रश्न है कवि ने भारतीयों को रक्त चरित्रों कहकर क्यों संबोधित किया है? और अगला प्रश्न है मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में मानवता कैसे कैद हो सकती है? उसमें कैद मानवता को मुक्त कैसे किया जा सकता है? यह हो गया आपका शौर्य एवं देश प्रेम से लेकर विविधा 2 तक के सारे प्रश्न मैंने आपको इस तीसरे जो और अंतिम जो प्रैक्टिस सेट है पद्य खंड का, उसमें मैंने आपको सभी प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको इस मैंने प्रैक्टिस सेट में समाहित कर दिया है। और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि यदि आप इस प्रैक्टिस सेट को पढ़कर जाते हैं तो आप 100% अंक जरूर प्राप्त करेंगे। यदि इन कविताओं से प्रश्न अगर कुछ भी आता है तो केवल और केवल यही आएंगे, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं आएगा। और मैंने पहले ही कहा इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है कि बुक के पीछे जो ग्रामर दी हुई है वह आपसे पूछी जा सकती है। साथ ही कविताओं के अर्थ में से यदि चाहे एमपी बोर्ड तो वो आपसे प्रश्न कर सकते हैं। इसीलिए आपको कविता के अर्थ को बेहतर ढंग से समझना होगा, तभी आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, एग्जाम में 100% अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।